नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। आप देख रहे हैं खबरों की खबर। शुरुआत करना चाहेंगे जो कुछ आज छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुआ है उस दर्दनाक घटना से जुड़ी हुई खबर को लेकर। आज जबरदस्त हमला किया नक्सलियों ने और जिसमें हमारे जवानों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। शुरुआत करेंगे इसी खबर से, लेकिन सबसे पहले नमन करना चाहूंगा, याद करना चाहूंगा मां भारती के उन लालों को जिन्होंने आज देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया। आज जो कुछ हमारे बीच में लोग नहीं रहे हैं, जिनकी शहादत हुई है, उनके नाम बारी बारी से आपके सामने आपको जानने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 8 लोग नहीं थे, ये पूरे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे। सबसे पहले नाम आता है कोरसा बुधराम का। सोमड़ू वेंटिल अगले शहीद हैं। दुम्मा मड़काम एक और शहीद। बमन सोडी, हरीश कोराम, पंडरू पोयम, सुदर्शन वेट्टी, सुबरनाथ यादव, ये 8 लोगों ने आज मां भारती के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया है। खबरों की खबर में हम आपके लिए ज़रूरी तमाम खबरें भी दिखाने वाले हैं। बारी बारी से दिन भर की बड़ी खबरों पर आज हमारी नज़र रहेगी। साथ ही आपको जो आज की सबसे बड़ी स्टोरी है उस पर खास तवज्जो हमारे रहेंगे। आज हम आपके लिए तमाम खबरें जो लेकर आए हैं, बारी बारी से उनका परिचय आपसे कराता हूं। सबसे पहली खबर नक्सल समस्या से ही जुड़ी हुई है कि आखिर नक्सलियों का सफाया कब होगा, कब तक ये रक्तबीज की तरह पैदा होकर समाज में अशांति और खून खराबा फैलाते रहेंगे। अगली खबर जो आज हम दिखाने वाले हैं आपको, वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है चीनी वायरस से जुड़ी हुई, जिसका नाम HMPV है और जिसका असर भारत में कुछ जगहों पर दिखा है। क्या ये कोरोना की एक तरीके से एक और तरह का नया चेतावनी है? क्या ये उसी की तरह है? इसका विश्लेषण हम करेंगे, इसका इलाज आपको बताएंगे, इसके बचाव आपको हम जरूर दिखाने वाले हैं। आज की तीसरी खबर भारत की राजधानी दिल्ली के होने वाले असेंबली चुनाव पर है, जो चुनाव के दिन नजदीक आने के साथ साथ बहुत तीखी होती जा रही है। दिल्ली में जो चुनावी विवाद चल रहे हैं, ऐसा क्या हुआ जो दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की आंखों में आज आंसू आ गए? इस खबर पर भी हमारी नजर रहेगी। और चौथी खबर जो आज हम आपके सामने दिखाने वाले हैं, वो NDTV के जाबाज पत्रकार मुकेश चंद्राकर से जुड़ी हुई है। उनकी हत्या सड़क के ठेकेदार ने की। आज मुख्य आरोपी पकड़ा गया, लेकिन NDTV ने उसी सड़क से रिपोर्टिंग की जिस सड़क की रिपोर्टिंग पर मुकेश को ईमानदार पत्रकारिता की सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। सबसे तफसील से इस खबर पर भी आपको हम जरूर दिखाने वाले हैं। लेकिन अब हम सबसे पहले बात करेंगे नक्सली हमले की। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली हमले में 8 जवान की शहादत हुई है। साथ ही एक ड्राइवर की भी मौत हो गई। नक्सलियों का घात लगाकर उन्होंने हमला किया। हमला इतना खतरनाक था कि बख्तरबंद गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। हमारे सहयोगी पंकज भदौरिया उस जगह पर पहुंचे और वहां से उन्होंने ये रिपोर्ट फाइल की है। जवानों को लेकर जा रहे वाहन पर ऐसा नक्सली हमला हुआ कि एक झटके में 9 जवान शहीद हो गए। जवानों के वाहन पर हुए नक्सलियों का हमला कितना भीषण रहा होगा, उसका अंदाजा आप जमीन पर हुए इस गहरे गड्ढे से लगा सकते हैं। धमाका इतना तेज था कि 10 फीट से ज्यादा गहरा गड्ढा हो गया। IED से हुआ ये धमाका कितना खतरनाक था, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जवानों के वाहन के परखच्चे उड़ गए, जबकि ये एक बेहद मजबूत बख्तरबंद गाड़ी थी। विगत दो तीन दिनों से जिला बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाका में सुरक्षा बल द्वारा अभियान संचालित की जा रही थी। इस अभियान में टोटल अब तक 5 माओवादी की डेड बॉडी रिकवर की गई थी। हमारे एक जवान मुठभेड़ में उनका शहादत भी हुआ। तत्पश्चात अभियान के बाद सर्चिंग को पूर्ण करके सुरक्षा बल द्वारा वापस बेस कैंप आ रहे थे। इस दौरान जिला बीजापुर की बेदरे एवं कुट्टू के बीच में अम्बेली के पास माओवादी द्वारा लाए गए एक IED ब्लास्ट की चपेट में आने से हमारा एक वाहन IED के चपेट में आ गए थे। उसमें सवार हमारा 8 DRG दंतेवाड़ा के जवान का शहादत हो गई थी। उसके एक ड्राइवर का भी शहादत होगी। कुल 9 का शहादत का भी जानकारी प्राप्त हो रहे थे। वो धमाका कितना खतरनाक था, इसका अंदाजा
आप इस बात से लगा सकते हैं कि गाड़ी का कुछ हिस्सा उछलकर 25 फीट ऊंचे पेड़ से लटकने लगा, जबकि वो पेड़ घटनास्थल से करीब 30 फीट दूर है। वो धमाका कितना खौफनाक रहा होगा कि जवानों के हथियार तक टेढ़े मेढ़े हो गए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर के कुटरी मार्ग पर हुआ ये हमला नक्सलियों की कितनी सोची समझी साजिश का कायराना अंजाम है। इस समय हम घटना स्थल पर मौजूद हैं। दरअसल यही कुटरू और बेदरे की वो सड़क है। आप देख सकते हैं कि लगभग 5 फीट से ज़्यादा ये गहरा गड्ढा हो गया है। देख सकते हैं कि पूरी सड़क में आपको चारों तरफ दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से पार्ट्स गाड़ी के पड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि लगभग 60 से 70 किलो की आईडी यहाँ पर प्लांट की गई थी। एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस की टीम नारायणपुर से सर्च ऑपरेशन के बाद लौट रही थी। ये सभी जवान डीआरजी के थे। इस दौरान दोपहर 2:15 के करीब बीच सड़क पर ये धमाका हुआ। उसका नतीजा ये हुआ कि सड़क बुरी तरह टूट गई। पिछले 1 साल में जिस तरह नक्सलियों पर प्रशासन की सख्ती बढ़ी थी और जिस तरह चुन चुन कर नक्सलियों को मारा गया था, उससे यही उम्मीद थी कि छत्तीसगढ़ से नक्सली आतंक का सफाया होने जा रहा है। लेकिन सोमवार की घटना ने पूरे राज्य को हिला कर रख दिया। देखिए, सभी को मालूम है, पूरा देश को मालूम है कि जब से हमारी सरकार आई है 1 साल से ज़्यादा हो गया है, नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे सुरक्षा बल के जवान बहुत उत्साह के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी का भी संकल्प है कि मार्च 2026 तक देश से इस नक्सलवाद को समाप्त करना है। ये कायराना हरकत कि मैं निंदा करता हूं। सभी जो जवान शहीद हुए हैं उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पर हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि इनकी शहादत जाया नहीं जाएगी और जिस लक्ष्य को लेकर हम निकले हैं मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त करने का, वो पूरा करेंगे। शनिवार देर रात अबूझमाड़ के जंगल में मुठभेड़ में एक डीआरजी जवान प्रधान आरक्षक सन्नू कारम शहीद हुए थे। लेकिन अपनी शहादत की कीमत पर जवानों ने एक महिला नक्सली समेत 5 नक्सलियों को भी मार गिराया था। बीजापुर में घटनास्थल से सलीम शेख की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। आपको बताएं, कल ही अबूझमाड़ में एक महिला नक्सली समेत 5 नक्सलियों को हमारे जाबाज सैनिकों ने मार गिराया था। फिर भी सवाल है कि नक्सल समस्या जड़ से खत्म क्यों नहीं हो पा रही है। इसी मुद्दे पर आइए बात करेंगे। मुझे बताया जा रहा है मेरे सहयोगी जो मौके पर थे, पंकज, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उसी घटनास्थल पर मौजूद हैं जहां ये इतना बड़ा आज खतरनाक हमला हुआ है। पंकज से बातचीत करते हैं। पंकज, आप इस वक्त घटनास्थल पर हैं, आप समझ रहे होंगे कि कितना भीषण ये नक्सली हमला हुआ होगा। आप हमको बताइए, दर्शकों को समझाइए कि क्या हुआ होगा उस वक्त जब नक्सलियों ने घात लगाकर हमारे सुरक्षा सैनिकों पर हमला किया। देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि इस समय हम घटनास्थल पर जब पहुंचे हुए थे, वहां पर जो स्कॉर्पियो पहुंची थी, दरअसल 2 सड़क के बीच में नक्सलियों ने पूरा बम प्लांट किया था। बम प्लांट करने के बाद वो जो बम पर जो वायर लगता है उसे लगभग घटनास्थल से 500 मीटर की दूरी पर नक्सली टारगेट लेकर के बैठे हुए थे। उन्होंने 2 पेड़ों को बी शेप बना करके रखा हुआ था और उन्होंने उस ब्लास्ट को अंजाम दिया। मैं ये भी बता दूं कि उस इलाके में आसपास पर आरोपी लगी थी, मगर नक्सलियों ने उन्हें चकमा देते हुए इस पूरे ब्लास्ट को अंजाम दिया हुआ है। जी पंकज, वहां पर पुलिस प्रशासन है, उनसे क्या जानकारी मिली? आखिरकार ये चूक थी क्या? इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? नक्सलियों ने कैसे, क्यों, कोई खुफिया जानकारी क्यों नहीं मिल पाई? जी हाँ, बिल्कुल। जब वहाँ पर जब हम पहुँचे हुए थे, वहाँ पर पुलिस के आला अफसरान भी मौजूद थे। हमने उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर इतने बड़े हमले को नक्सलियों ने किस तरीके से अंजाम दे दिया। तो उनका कहना है कि कहीं ना कहीं ये चूक हुई है। पुलिस अधिकारी भी इस बात को मान रहे हैं
क्योंकि जिस तरीके से 4 दिनों से यह ऑपरेशन चलाया जा रहा था, जिसमें दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव से पूरे जवान निकाले गए थे। अबूझमाड़ के इलाके में ऑपरेशन चल रहा था, जिसमें 4 नक्सलियों को भी जवानों ने मारने में सफलता हासिल की थी। वहीं कल एक जवान भी इसमें कैजल्ट हो गया था। तो उसके बाद इस हमले को नक्सलियों ने अंजाम दिया है। तो यानी कि ये भी माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं इसमें नक्सलियों की बौखलाहट थी। जी पंकज, अभी हमने आंकड़े दिखाए, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक सैकड़ों नक्सलियों का सफाया सुरक्षा बलों ने किया है, बहुत से नक्सलियों को मारा गया है। आखिरकार ये फिर से कैसे पैदा हो गए? क्योंकि तैयारी तो ये चल रही है कि नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा अगले 1 साल के भीतर, ये कहां से पैदा हो रहे हैं? आपने सही कहा है कि पिछला जो 2024 था उसमें कहीं ना कहीं नक्सलियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। लगातार नक्सलियों के ऊपर हमारे जवान भारी पड़ रहे थे, चाहे वो अबूझमाड़ का इलाका हो, चाहे दंतेवाड़ा की बात कर लो, बस्तर की बात कर लो, नारायणपुर की बात कर लो। हर जगह जवानों ने एक काम्बाइन ऑपरेशन चलाया, जिसमें हर जिलों के साथ में उन्होंने समन्वय बनाया और नक्सलियों को बैकफुट ढकेलने में सफलता हासिल की। ये इसी की बौखलाहट मान सकते हैं कि नक्सलियों ने इस बार पलट करके वार करने के लिए मौके की तलाश कर रहे थे, और जहां थोड़ी सी उन्हें चूक दिखाई दी वहां पर उन्होंने जवानों को भी नुकसान पहुंचा दिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया पंकज, हमसे बात करने के लिए। अपना ध्यान रखिएगा, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे जो कुछ भी बीजापुर में और छत्तीसगढ़ में इस वक्त चल रहा है। बीजापुर में एक तरफ नक्सली बड़ी समस्या है तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार भी इस जिले को धीरे धीरे निगल सा रहा है। यहाँ गंगालू से नेलसनार की घटिया सड़क निर्माण की सच्चाई बताने पर जाबाज पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या हुई थी। आपको ये खबर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हत्यारों ने सोचा कि उनके पाप पर पर्दा पड़ जाएगा, क्योंकि जिस व्यक्ति ने उनके भ्रष्टाचार का उजागर करने की कोशिश की उस मुकेश को उन्होंने मार गिराया है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मुकेश ने सच की जिस राह पर चलने की ठानी, उस राह को हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। एनडीटीवी की टीम उसी गंगालू नेलसनार सड़क पर पहुंची जिसकी कहानी मुकेश ने दिखाई थी, जिसके भ्रष्टाचार की पोल खोली थी। हमने वहां से न सिर्फ एक बार फिर माफिया हत्यारों की करतूत दिखाई, बल्कि संदेश भी दिया कि चाहे कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, हम उसकी खबर लेते रहेंगे। 1 साल पहले इस सड़क का निर्माण कार्य हुआ। ये सड़क है, सोचिए किस तरह से बनाया गया है। हाथ से ही इस सड़क को दोबारा खोदा जा सकता है, मतलब साफ भ्रष्टाचार यहाँ पे हुआ। इसके निर्माण पर अगर हमने सवाल उठा दिया तो आप हमारे साथी की हत्या कर देते हैं। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूँ और आप बस्तर जंक्शन। जांबाज पत्रकार मुकेश चंद्राकर हमेशा सच की राह पर चले, जमीन पर जो दिखा उसे दिखाया, न कभी डरे न कभी झुके। जहां जो सच दिखा वो उनके कैमरे पर नुमाया हुआ। एक सड़क के निर्माण में की गई घपलेबाजी को मुकेश ने बेपर्दा किया। 1 साल पहले इस सड़क का निर्माण कार्य हुआ। यकीन मानिएगा, जब आप इसका एस्टीमेट देखेंगे तो तय मानिएगा कि यहाँ 3 मीटर पक्के पुल का निर्माण हो चुका होगा दस्तावेजों में, और उसका पूरा आहरण भुगतान हो चुका है। सड़क के नाम पर रेत बिछाकर निकल चुके माफिया को अखर गया। मुकेश चंद्राकर की जान ले ली गई, लेकिन कातिल भूल गए कि कानून से बच नहीं सकते। उनको उनके किए की मुकम्मल सजा मिलनी शुरू हो गई है और कातिलों की बाकी करतूत भी हम बेपर्दा कर रहे हैं। हम गंगालूर से नेलसनार की सड़क पर हैं, उसी घटिया सड़क पर जिसका सच मुकेश ने उजागर किया था। एनडीटीवी के 3 रिपोर्टर यहां एक साथ पहुंचे। 31 मार्च 2026 तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दावा है कि वो बस्तर, वो दंडकारण जो 4 दशक से माओवाद के कब्जे में है, उसे उससे कब्जे से पूरी तरह से मुक्त कर दिया जाएगा। और माओवाद से मुक्ति कैसे होगी? जब क्षेत्र में विकास आएगा। विकास कैसे होगा? जब क्षेत्र में सड़कों के जाल बिछा दिए जाएंगे और सभी जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं गाँव के लिए, जो सुविधाएँ हैं, वो सारी चीज़ें पहुँचा दी जाएंगी। सड़कों पर इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, और जब सड़कों पे फोकस किया जा रहा है तो केवल बस्तर की सड़कें हैं जिसके निर्माण के लिए रेती, गिट्टी, मुरूम और डामर के अलावा हम जवानों का खून तक सींच देते हैं। लेकिन अब इसमें एक बार फिर से हम एक नया मुद्दा बता रहे हैं कि अब इसमें सिर्फ जवान नहीं, पत्रकारों का भी खून सींचा जा रहा है। कैसे? पूरा मामला आप समझिए और इस सड़क को समझिए, और इस सड़क पे रिपोर्टिंग क्यों हो रही है वो भी समझिए। दरअसल आपको याद हो तो एनडीटीवी ने ही प्रमुखता से इस खबर को उठाया था
कि ये वो सड़क है जो माओवादियों के कोर इलाके से गुजर रही है और लगभग 52 किलोमीटर की सड़क है। इसके लिए सबसे पहले 58 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए थे और 4 ठेकेदारों को इसका जिम्मा दिया गया था। सड़क जब बनी तो बनने के पूरा होने से पहले ही उखड़ने लग गई और इसकी जानकारी जब एनडीटीवी के हमारे स्थानीय साथी, जो बीजापुर के हमारे जो कर्मठ साथी हैं, मुकेश चंद्रकार, उनको पता लगी तो उन्होंने नीलेश त्रिपाठी जी के साथ में मिलकर इस सड़क को एक मुहिम के तौर पर उठाया और उस मुहिम को अंजाम तक पहुंचाया और अंजाम ये हुआ कि सड़क पर जांच बैठ गई। 4 सदस्यीय टीम का गठन किया गया और 120 करोड़ की इस सड़क पर जांच बैठ गई और मामला यहाँ तक पहुँच गया कि अब इस सड़क को उखाड़ने का काम किया जाएगा, ऐसा अधिकारियों का आदेश है। अब आप देखिए ये सड़क बनी है और ये जो डामर है, इसके डामर की क्वालिटी आप देखिए कि आप अगर इसको हाथ से भी छुएंगे तो ये इस तरह से आप हाथ से इसको तोड़ सकते हैं। इस क्वालिटी के डामर और गिट्टी और मटेरियल का उपयोग यहाँ पे किया गया है उस इलाके में जिस इलाके में जवानों को अपना खून सींचना होता है। ये सड़क बनेगी तो विकास आएगा और ये जो गुणवत्ताहीन सड़क है इसके निर्माण पर अगर हमने सवाल उठा दिया तो आप हमारे साथी की हत्या कर देते हैं। मुकेश चंद्राकर कभी भी सच को सामने लाने से नहीं हिचके, भले ही सामने वाला कोई भी हो। मुकेश नहीं है तो हमने ठाना है कि उनका सच का कारवां रुकना नहीं चाहिए। गंगालूर से नेलसनार मार्ग है और ये वही सड़क है जो हमारे साथी मुकेश चंद्राकर की मौत की वजह बनी और इसी सड़क की गुणवत्ता की खबर हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी ने मुकेश चंद्राकर के साथ बनाई थी और हमारा मकसद एक बार फिर साफ है। इसके पहले हमारे साथी विकास तिवारी ने जैसा कि बताया कि वो आगे इसी सड़क पे खड़े हुए हैं और बस्तर के जो अंदरूनी इलाकों में जो विकास की रास्ते खोलने हैं और उसके रास्ते खोलने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस क्षेत्र में अगर विकास चाहिए है तो सड़क बनानी होगी और सड़क अंदरूनी इलाकों की जो है वो गुणवत्तापूर्ण बनानी होगी। लेकिन एनडीटीवी ने ये खबर दिखाई कि अंदरूनी इलाकों में किस तरीके से सड़क की गुणवत्ता से कंप्रोमाइज़ किया जा रहा है। खबर दिखाई गई, आपको खबर पता है कि किस तरीके की खबर थी और हमारे साथी मुकेश चंद्राकर के साथ क्या हुआ। लेकिन जब खबर चली तो उसके बाद अंदरूनी इलाकों की उसी सड़क पर पैच वर्क किया गया और उसे सुधारने की कोशिश की गई। आप ये देखिए कि ये सड़क जो है डामर की है और बगल में उस पर पैच वर्क किया है जो दिखाई दे रहा है कि अभी हाल का ही पैच वर्क है और या ये कहें कि ऐसा महसूस होता है कि अभी 1-2 दिन पहले ही इसको किया गया। तो यहाँ पे आप देखें कि किस तरीके की गुणवत्ता है। तो इस जगह की जो सड़क की गुणवत्ता थोड़ा सा बेहतर लगती हुई नज़र आ रही है और हालांकि ये पैच आपको नज़र आ रहे होंगे कि ये लंबा पैच भरा गया है और उसके बाद ये दूसरे पैच वर्क किया गया है और इसमें जो किया गया है इसमें सीमेंट है और बालू है और रेती है। तो गुणवत्ता को लेकर जो खबर दिखाई गई और फिर गुणवत्ता से ही कंप्रोमाइज़ यहाँ पे किया गया, ये तस्वीरें बता रही हैं कि पहले पैच को जो भरा गया वहाँ पे थोड़ा सा उसमें ठोस है, लेकिन ये दूसरा जो पैच भरा है आप यहाँ पे देखें कि इधर से कि किस तरीके से यहाँ पे सीमेंट इसमें मिलाई ही नहीं गई। हाथ से ही इस सड़क को दोबारा खोदा जा सकता है। मतलब साफ कि एक बार जो जिस सड़क को हमने दिखाया और उस पर पैच वर्क किया गया और यही जो भ्रष्टाचार यहाँ पे हुआ, गुणवत्ताहीन सड़क बनाई गई और यही वजह बनी क्योंकि जो यहाँ के ठेकेदार हैं सुरेश चंद्राकर, उनका जो परिवार है और जो रितेश चंद्राकर जो गिरफ्तार हुए हैं, तो ये पूरी जो टीम है वो इस पूरी सड़क का निर्माण कार्य कर रही है। आपको फिर बता दें कि हमारे साथी मुकेश चंद्राकर की हत्या की जो वजह सामने आई है वो है गंगालूर से नेलसनार की घटिया सड़क निर्माण की कहानी। दरअसल 52 किलोमीटर की सड़क में घटिया निर्माण की खबर हमारे साथी नीलेश त्रिपाठी और मुकेश चंद्राकर ने दिखाई थी, जिसके बाद मुकेश की ठेकेदार ने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या कर दी। लेकिन आप दंग रह जाएंगे ये देखकर कि पहले करप्शन और फिर करप्शन को ढकने के नाम पर भी करप्शन कैसे होता है। ये सड़क है, सोचिए किस तरह से बनाया गया है। मैं सड़क हाथ से ही उखाड़ सकता हूँ। अब देखिए ये सड़क है, ऐसा लग रहा है कि बालू के ऊपर ही सिर्फ बिना किसी बेस के सड़क ढाल दिया गया है। इसकी आप हकीकत देखिए, किस तरह से रेशियो इसमें सम्मिलित किया गया है, ये भी एक बड़ा सवाल है।
भ्रष्टाचार की परत खोलती इस रिपोर्ट को आपने देखा। हमारे सहयोगी जो छत्तीसगढ़ में, उन्होंने इसको फाइल किया। अब चलते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण खबर की ओर। चीन में फैल रहे जिस वायरस को कोरोना से जोड़कर देखा जा रहा है, उसकी भारत में भी एंट्री हो गई है। अब तक देश में 3 केस सामने आ चुके हैं। तीनों में नवजात बच्चों को संक्रमण हुआ है और तीनों ही इस वक्त सुरक्षित हैं। आज हम आपको ये रिपोर्ट इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको इस वायरस के बारे में हर सवाल का जवाब मिल सके। हमारा मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप घबरा जाएं या डर जाएं, लेकिन हम ये जरूर चाहेंगे कि आप जागरूक हो जाएं और सावधान जरूर रहें। डरिए मत, लेकिन संभलना जरूरी है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है। क्या कोरोना जैसी एक और महामारी का खतरा फिर से मंडराने लगा है? हम ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि चीन से निकला HMPV यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस दूसरे देशों में फैल रहा है और भारत में भी इसके केस आ रहे हैं। फिलहाल कर्नाटक में 2 और गुजरात में HMPV का एक केस सामने आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि सांस से जुड़ी बीमारियों की निगरानी के लिए ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से चलाई जा रही मुहिम के चलते इन मामलों का पता चला है। कर्नाटक के दोनों केस बेंगलुरु के हैं। पहला केस 3 महीने की बच्ची का है जो बेंगलुरु के बैप्टिस्ट अस्पताल में भर्ती थी। बच्ची को ब्रोंकोप्यूनियोमोनिस की वजह से एडमिट कराया गया था। इलाज के बाद उसे डिस्चार्ज किया जा चुका है। कर्नाटक का दूसरा केस भी बेंगलुरु के इसी अस्पताल का है। 8 महीने के बच्ची को 3 जनवरी को एडमिट कराया गया था, वो पहले से बेहतर है। तीसरा केस अहमदाबाद से सामने आया है जहां एक 2 महीने का बच्चा HMPV पॉजिटिव पाया गया है। उसकी हालत भी अब पहले से बेहतर है। अहमदाबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया ये बच्चा राजस्थान के डूंगरपुर का रहने वाला है। हमने जिन 3 केस की जानकारी दी, तीनों ही बच्चों से जुड़े हुए हैं। हो सकता है आप भी अपने घर के बच्चों को लेकर चिंतित हो रहे होंगे, इसलिए हम आपको सीधे उस डॉक्टर का बयान सुनाते हैं जिन्होंने इस बच्चे का इलाज किया। इसमें कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये बेसिकली सिंपल फ्लू जैसा वायरस है जिसमें सिम्टोम भी नॉर्मली सर्दी होता है, खांसी होता है, बलगम निकलता है बच्चे को। कई बार सीवियर केसेस में ब्रेथलेसनेस बोलते हैं कि जिसमें बच्चा थोड़ा स्पीड में सांस लेता है, कई बार ऑक्सीजन का लेवल डाउन होता है, मगर वो बहुत ही रेयर केसेस में देखने को मिलता है। जो हमारे यहाँ पे बच्चा आया वो 24 दिसंबर को अपने यहाँ पे एडमिट हुआ था ऑरेंज हॉस्पिटल पे। उसको सर्दी खांसी ऑलमोस्ट फॉर 2 to 3 डेज था। बच्चे को 2-3 दिन हमने छोटे मशीन पे रखा। उसके बाद बच्चे का ऑक्सीजन मेंटेन नहीं हो रहा था तो हमने उसको वेंटिलेटर मशीन का सपोर्ट दिया। ऑलमोस्ट 5 डेज वेंटिलेटर सपोर्ट देने के बाद बच्चे की हालत में काफ़ी सुधार आया। वायरल का एंटीवायरल मेडिकेशन होता है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है, नेबुलाइजेशन। उसके बाद बच्चे को हमने छोटे मशीन पे भी रखा और अभी बच्चा एकदम डिस्चार्ज के लायक हो गया है। तो बेबी इज एब्सोल्युटली फाइन। उस बच्चे में मेनली इश्यू था कि बच्चे को पहले भी जब न्यूबॉर्न बच्चा था तो प्री मैच्योर था, जिसकी वजह से बच्चे को वेंटिलेटर सर्फेक्टेंट नाम का फेफड़ों का इंजेक्शन होता है वो भी देना पड़ा था। तो ये बच्चा इसीलिए में भी इससे प्रभावित हुआ होगा क्योंकि उसके लंग्स ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज थे। आइए अब आपको कोरोना जैसा बताया जा रहे HMPV के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। कोरोना की तरह HMPV भी संक्रमित व्यक्ति से ही फैलता है। कोरोना की तरह ये भी सांस की नली में इन्फेक्ट करता है। कोरोना की तरह ये भी सभी उम्र के लोगों को संक्रमित करता है, लेकिन बच्चों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के सामने इसकी चपेट में आने का खतरा ज्यादा रहता है। HMPV के संक्रमण का खतरा सर्दियों में ज्यादा रहता है और सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना की तरह इसकी भी कोई दवा नहीं है। दिल्ली समेत कई राज्यों में इस वायरस को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्यों ने HMPV से बचाव के लिए करीब वही उपाय बताए हैं जिन्हें आजमाकर हमने कोरोना को हराया था। हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे और ये भी बताएंगे कि इसके लक्षण क्या हैं, यानी आप कैसे पता करें कि जो परेशानी है वो HMPV से जुड़ी हुई है। नाम थोड़ा मुश्किल है, इसका एब्रीविएशन ही याद रखिए HMPV।
दरअसल ये वायरस सर्दी के मौसम में बहुत तेजी के साथ फैलता है। आजकल सर्दी चल रही है, इसीलिए इसके फैलने की खबरें दिखाई दे जा रही हैं। हम आपको इसके लक्षण के बारे में बता देते हैं। ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स हैं अगर वो आपके भीतर आए जिससे आपको चौकन्ना हो जाना चाहिए। खांसी सबसे बड़ा लक्षण है इस बीमारी का। इसके साथ साथ बुखार होगा। गले में दर्द भी अगर आपको है तो इसका मतलब मान सकते हैं कि HMV का ही लक्षण है ये। नाक बहना, छींक आना, बदन दर्द, गले में खराश और सांस में दिक्कत। दरअसल ये तमाम चीज़ें वही हैं जो सर्दी में या फ्लू में जुकाम होने पर आपको होती हैं, इसीलिए अंतर करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर इस तरह के लक्षण आपको हैं तो आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं और जो HMPV का टेस्ट है वो ज़रूर करवाएं। इसके टेस्ट करने का तरीका भी वैसा ही है जैसा कोविड के समय था। आपके स्वैब लिए जाएंगे आपकी नाक से, आपके मुंह से, और उसी का टेस्ट करके उसी की रिपोर्ट से पता चलता है। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम सब ने मिलकर कोरोना को मात दी है 4 साल पहले, इस बार भी HMPV को मात आसानी से दी जा सकती है। आपके मन में आने वाले सवालों के लिए हमने इस बारे में डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से भी बात की। डॉक्टर गुलेरिया आपको याद होगा एम्स के डायरेक्टर थे जब तक कोविड फैला हुआ था, और कोरोना के इलाज के लिए गाइडलाइंस जो सरकार ने तैयार की थी उसमें डॉक्टर गुलेरिया की बहुत बड़ी भूमिका थी। उन्हीं से सुनते हैं HMPV के वक्त में क्या एहतियात बरतनी चाहिए। 2001 में इस नीदरलैंड में ये पाया गया था, इसका हुआ था, और जो रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज हैं उसमें से ऐसा लगता है कि वायरस ह्यूमंस में ऑलमोस्ट 50 साल से सर्कुलेट कर रहा है। और हम देखते हैं कि ये बच्चों में, स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 1 साल से या 2 साल की हो, या जो बुजुर्ग लोग हैं, इनमें ये ज़्यादा सीरियस इन्फेक्शन कर सकता है। तो ये वायरस जो है नॉर्मल एडल्ट्स में जिनकी इम्यूनिटी ठीक है, माइल्ड इन्फेक्शन करता है, जुकाम, नज़ला, बुखार, बॉडी एक्स, गले में खराश और खांसी कर सकता है। लेकिन छोटे बच्चे जो हैं इनमें या बुजुर्ग लोगों में ये लंग्स में चले जाता है, जिसके कारण सांस की नाली में बच्चों में सोजिश कर देता है, जिसको हम ब्रोंकियोलाइटिस कहते हैं। निमोनिया भी हो सकता है बच्चों में, और बच्चों में सांस की तकलीफ हो सकती है। बाय एंड लार्ज ये वायरस माइल्ड वायरस है। हमें चीन से और डेटा चाहिए कि अब जो उनको आउटब्रेक हो रहा है ये उसी वायरस का है या इसमें कोई चेंज आया है, वो जानना ज़रूरी है। और हमारे अपने देश में हमें ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, सर्वेलेंस करने की ज़रूरत है, और सबको जो हम कहते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस, मास्क लगाने चाहिए जब बाहर जाएं या एक्सपोजर हो, जब भीड़ में जाएं, रेगुलर हैंड वॉशिंग, कफ एटिकेट्स की खांसते समय मुंह ढक लें। तो हमने रणदीप गुलेरिया साहब को सुना, लेकिन अभी अब आपको बताते हैं कि अगर आपके पास ऐसे कौन से 9 उपाय हैं जिनको आपको तुरंत नोट कर लेना चाहिए जिससे आप इस बीमारी से बच सकते हैं। और मेरी तो आपसे दरख्वास्त है कि 9 उपायों को न सिर्फ नोट करिए बल्कि अपने साथियों को और दूसरों के साथ भी इसको शेयर करिए। ज़रूरी ना हो तो भीड़ में जाने से बचना आपको इस वक्त में चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भीड़ वाली जगहों पर जाएं तो मास्क पहन के जाएं, यानी मास्क की वापसी हो रही है। तीसरी बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की, खांसते छींकते वक्त मुंह और नाक को कवर कर लें। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आंख, नाक, मुंह को बार बार ना छुएं। अपने हाथ को बार बार साबुन से धोएं, यानी सैनिटाइज करें जैसे कि हम कोविड के समय करते थे। रुमाल, टिश्यू पेपर दोबारा प्रयोग ना करें, यानी अगर आपने एक बार इस्तेमाल कर लिया है तो उसको, टिश्यू पेपर है तो फेंक दीजिए, रुमाल है तो उसको धुलने को डाल दीजिए। 7वां और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जूठा खाना, जूठे बर्तन का इस्तेमाल ना करें, चाहे कोई कितना भी करीबी आपके क्यों ना हो। 8वां पॉइंट, संक्रमित लोगों से दूरी बनाकर रखें, यानी जिनको खांसी जुकाम के लक्षण दिख रहे हैं उनसे सेफ डिस्टेंस जरूर बना के रखें। और सार्वजनिक जगहों पर थूकने से परहेज करें, यानी जो लोग थूकने की जिनको आदत है, खासकर जो लोग गुटखा उटखा खाते हैं, उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि ऐसा वो बिल्कुल ना करें, क्योंकि उस वजह से बीमारी और लोगों को भी लग सकती है। और अब से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताते हैं, अब से कुछ देर पहले HMPV के 2 और केस का पता चला है। तमिलनाडु के चेन्नई और सलेम में इस वायरस के 2 और मामले अब सामने आ गए हैं। लेकिन इस बीच में अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, और वो खबर है दिल्ली से जुड़ी हुई। दिल्ली में राजनीति का उफान पूरे शबाब पर आ गया है। दिल्ली में महिलाओं के सम्मान पर उन्हें पैसे देने का वादा हर राजनीतिक दल को करता है, लेकिन महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां उनके वादों की पोल खोल देती हैं। मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी ने ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी की जिसके बारे में बात करते हुए आतिशी का आज गला रूंध गया।
बीजेपी ने विधूड़ी के बयान से पल्ला झाड़ लिया, लेकिन ये भी पूछा कि स्वाति मालीवाल के अपमान के वक्त आतिशी चुप क्यों थी। मैं रमेश विधूड़ी जी को कहना चाहूंगी, मेरे पिताजी जिंदगी भर शिक्षक रहे। उन्होंने दिल्ली के हजारों गरीब लोअर मिडिल क्लास परिवार से आने वाले बच्चों को पढ़ाया। आज वो 80 साल के हो गए हैं। आंखों में आंसू भर आए, गला रुंध गया। अल्फाज अटक अटक गए। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने बहुत कुछ नहीं कहा, लेकिन ये जता दिया कि वो बीजेपी के पूर्व सांसद और कालकाजी से विधानसभा चुनाव लड़ रहे रमेश विधूड़ी की टिप्पणी से किस कदर आहत हैं। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी, अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। यही मार्लिना के पिता और माँ अफजल गुरु, जो पार्लियामेंट का दोषी था, जिन्होंने भारत के वीर नौजवानों को सुरक्षा में प्रहरी, देश के जवानों को हत्या करने के उग्रवादी दोषी अफजल गुरु के फांसी की माफी के लिए याचिका दी थी, तो मार्लिना की मां ने दी थी, मार्लिना के पिता ने दी थी। मैं रमेश विधूड़ी जी को कहना चाहूंगी, मेरे पिताजी जिंदगी भर शिक्षक रहे। उन्होंने दिल्ली के हजारों गरीब लोअर मिडिल क्लास परिवार से आने वाले बच्चों को पढ़ाया। आज वो 80 साल के हो गए हैं। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे? इस देश की राजनीति इतने घटिया स्तर पर गिर सकती है, मैं कभी सोच नहीं सकती थी। पिछले 2 दिनों में रमेश विधूड़ी का ये लगातार दूसरा विवादित बयान है। इससे पहले उन्होंने दिल्ली की सड़कों को लेकर प्रियंका गांधी को घसीटा और फिर बाद में खेद जताया। कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। इस प्रकार के बयान पहले दिए जाते रहे हैं, और किन्होंने दिए? लालू यादव जी ने बयान दिया, हेमा मालिनी जी के ऊपर दिया, मैंने उसका उसी संदर्भ में बोला था, और उसी आधार पर कांग्रेस के साथ उस सरकार में मंत्री रहे, कांग्रेस चुप्पी साधी रही। नरेश बालियान आम आदमी पार्टी का विधायक है, 2024 में फिर उन्होंने ये बयान को दोहराया 2024 के चुनाव में, तो आतिशी की चुप्पी रही। लेकिन फिर भी अगर मेरे इस बयान से कोई व्यथित है, किसी को दुख पहुंचा है, तो मैं हृदय से इस बात के लिए अपने शब्द वापस लेते हुए खेद प्रकट करता हूं, और इस बात के लिए मैं दुख प्रकट करता हूं कि अगर किसी को खेद पहुंचा हो। लेकिन इन लोगों को उंगली उठाने का कोई इस बात के लिए राइट अधिकार ही नहीं बनता है कि वो ऐसे बयानों की करे, तो पहले अपनी गिरबान में वो लोग झांके। कमाल देखिए कि एक तरफ महिलाओं को सम्मान देने के लिए सभी राजनीतिक दल महिलाओं के खातों में पैसे देने की बात करते हैं, लेकिन जुबान पर वो सम्मान अक्सर अपमान में बदल जाता है। विधूड़ी के बयान पर बीजेपी ने पल्ला झाड़ा, लेकिन ये भी पूछा कि आतिशी तब कहां थी जब स्वाति मालीवाल का मुख्यमंत्री आवास में अपमान हुआ था। मैंने वो बयान देखा नहीं है। एक बार मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति क्षेत्र में जो जितने भी लोग काम करने वाले लोग हैं, उनको अपनी भाषा पे कम से कम किसी भी महिला के बारे में बात करते समय थोड़ा सा संयम रखना चाहिए। जिन आतिशी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की उपस्थिति में उनके घर में उन्हीं की सांसद स्वाति मालीवाल को मारा जाता है, उनकी बेइज्जती की जाती है, अगर एक महिला, उसकी डिग्निटी अगर सीएम के हाउस में सुरक्षित नहीं है, तो मुझे लगता है कि उनको ये बातें करना बेमानी है। इस बार दिल्ली के चुनाव में महिलाओं का मुद्दा काफी अहम हो गया है। CSDS के मुताबिक 2020 के विधानसभा चुनाव में जहां बीजेपी को 43% पुरुष वोट मिले थे,
वहीं आम आदमी पार्टी को 49% पुरुष वोट मिले थे, यानी ये फासला सिर्फ 6% का था। वहीं बीजेपी को महिला वोट 35% मिले थे, जबकि आप को 60% मिले थे, यानी यहाँ फासला 25% का था। इसलिए इस बार सभी दलों के रास्ते महिला वोट की मंजिल की तरफ जाते दिख रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तर्ज पर कांग्रेस ने भी प्यारी दीदी योजना का वादा किया है, जिसमें महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का ऐलान किया गया है। देखिए, अगर फिस्कल डेफिसिट दिल्ली में था तो ये 67 विधायकों के आम आदमी पार्टी ने 4 गुना तनख्वाह क्यों बढ़ा ली विधायकों की? फिस्कल डेफिसिट था तो ये 33 करोड़ रुपया क्यों लगा लिया शीश महल में? 4 करोड़ के पर्दे, सोने की परत चढ़ी हुई टॉयलेट सीट और बजट एलोकेशन ही नहीं किया तो 21 रुपया देंगे कहाँ से? ये इट इज अ बबल विच हैज बीन बर्स्ट। रमेश बिधूड़ी के बयान साबित करते हैं कि समाज में महिलाओं को लेकर नजरिया अगर बदलता नहीं है तो फिर महिला सम्मान वाली बड़ी बड़ी योजनाएं कहीं वोट का खेल बनकर ना रह जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। इस वक्त की खबर ब्रेकिंग न्यूज है। खबर यह आई कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया है। जस्टिन ट्रूडो जो लगातार माइनॉरिटी सरकार चला रहे थे, आखिरकार अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आज सुबह कनाडा के जो लोकल मीडिया है उसमें इस तरह की खबरें आई थी कि जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दिया। क्या कहा, सुनते हैं। Plus de monde en se préparant pour un avenir et plus numérique et où les changements climatiques vont avoir un plus grand impact. On a fait énormément de travail avec les Canadiens. Le Canada est meilleur à cause du travail que nous avons tous fait au cours des dernières années. जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफे का ऐलान किया है। आज सुबह ही कनाडियन मीडिया में छपा था जस्टिन ट्रूडो इस्तीफा दे देंगे। खबर सच हो गई। मेरे साथ मेरे सहयोगी सुशील बोगुड़ा जुड़ गए। सुशील, क्या सबसे बड़ी वजह बनी? सुमित, ये काफी समय से इस बात की संभावना जताई जा रही थी कि जस्टिन ट्रूडो जो है वो कनाडा में अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे और चुनावों से पहले ही इस्तीफा दे देंगे। अपने देश में विपक्ष की तरफ से तो घिरे हुए थे, सहयोगी पार्टियों ने भी एक एक कर उनका साथ छोड़ दिया था। और इसी महीने में जब उनकी फाइनेंस मिनिस्टर क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने इस्तीफा दिया 16 दिसंबर को पिछले महीने, उसके बाद ये तय माना जाने लगा था कि अब जस्टिन ट्रूडो की सरकार कुछ ही दिन की मेहमान है और आज वो दिन आ भी गया। दरअसल ये पिछले काफी समय से चल रहा था। जब से हरदीप सिंह निज्जर का मामला जस्टिन ट्रूडो ने उठाया, तब से ही उनके देश में जो विपक्षी पार्टियां थी वो लगातार कह रही थी जो कनाडा के सामने तमाम संकट हैं, आर्थिक संकट है, चाहे वो हाउसिंग का संकट है, महंगाई है, उन सब से ध्यान हटाने के लिए जस्टिन ट्रूडो लगातार खालिस्तानी जो अलगाववादी हैं, जिनको भारत में आतंकवादी घोषित किया गया है, उनको प्रोटेक्शन जैसी देने बात कर रहे थे। कहीं ना कहीं वो एक वर्ग को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे थे। बहुत बड़ा वर्ग है वहां पर जो भारतीय वहां रहते हैं और सिख लोग जो भारतीय वहां पर हैं वो रहते हैं। तो उनके बीच में एक तरह से उस मुद्दे को उठाकर और कनाडा की सोवरेनिटी का बात करके जस्टिन ट्रूडो ने पूरे मामले से ध्यान भटकाने की कोशिश की। ये विपक्ष का लगातार आरोप है और फिर धीरे धीरे वो अपनी ही पार्टी में गिरते चले गए। और पिछले महीने जब उनकी वित्त मंत्री ने इस्तीफा दिया तो उसके बाद ये साफ हो गया था कि अब जस्टिन ट्रूडो किसी भी दिन किसी भी समय इस्तीफा दे सकते। सुशील, बीते 6-7 महीने भारत और कनाडा के संबंधों में काफी ज्यादा गिरावट देखी गई। जस्टिन ट्रूडो को उसके लिए जिम्मेदार माना गया। भारत और कनाडा के संबंध खराब हो गए। अपने जो स्टूडेंट्स वहां पढ़ते हैं उनकी शिक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए थे। अब उनके इस्तीफे के बाद क्या इस रुख में बदलाव संभव है? देखिए, अब कनाडा में चुनाव बहुत दूर नहीं है। अगले कुछ महीने में कनाडा में चुनाव है, तो अब जो भी होगा कनाडा में वो अगली सरकार जो आएगी उस पर निर्भर करेगा। लेकिन पिछले कुछ समय में भारत और कनाडा के संबंधों की अगर हम बात करें तो ऐतिहासिक तौर पर सबसे नीचे दोनों देशों के संबंध थे। दोनों देशों ने एक दूसरे के यहाँ से अधिकतर राजनयिक वापस बुला लिए थे। दोनों जगह से जो हाई कमिश्नर थे उनको बुला लिया गया था। जिस तरह के आरोप कनाडा ने लगाए, भारत ने उसको बिल्कुल सिरे से नकारा और साफ तौर पर कहा कि कनाडा की सरकार उन लोगों का समर्थन कर रही है जो एक खालिस्तानी अलगाववादी हैं और भारत की संप्रभुता से छेड़छाड़ की बात कर रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो लगातार उनको खुलेआम शय दे रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो ने यह भी कहा लगातार कि उनके पास इस बात के सबूत हैं
जिसमें कि वो ये साबित कर सकते हैं कि हरदीप सिंह निज्जर जो खालिस्तानी आतंकी था, उसकी मौत में भारत सरकार, उसकी एजेंसियों का हाथ हो सकता है। लेकिन जस्टिन ट्रूडो एक बार भी ये सबूत पेश नहीं कर पाए, यहाँ तक कि खुद उन्होंने माना कि उनके पास इस बात के सबूत नहीं है। और जब ये बातें सामने आई तो उसके बाद ये लगभग स्पष्ट हो गया कि अपनी घटती लोकप्रियता को एक तरह से रोकने के लिए और बड़े मुद्दों से ध्यान हटकाने के लिए जो कनाडा इस वक्त सामना कर रहा है, उन्होंने खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का मामला चुना। एक क्विक रिस्पॉन्स चाहूंगा मैं आपसे। क्या आपको लगता है कि हालांकि ये कनाडा का अंदरूनी मामला है, लेकिन क्या भारत की कूटनीतिक तौर पर बड़ी सक्सेस के तौर पर इसको देखा जा सकता है? अंदरूनी मामला है और भारत सरकार से अगर इस बारे में पूछा जाएगा तो भारत सरकार कहेगी कि ये उनका अपना मामला है, उनकी अपनी राजनीति है, अपनी उठापटक है, उसमें भारत का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारी वजह से ऐसा नहीं हुआ होगा। लेकिन ये है कि जिस मुद्दे को ट्रूडो ने एक मुद्दा बनाने की कोशिश की और दो बड़े देशों के ऐतिहासिक संबंधों को एक तरह से ताक पर रखने की कोशिश की, वो उनको उल्टा पड़ा। वो उन्होंने एक ऐसी रणनीति अपनाई जिसका लगता है उन्होंने बहुत लंबे समय तक का आकलन नहीं किया था और साल डेढ़ साल के अंदर वो रणनीति उन पर भारी पड़ी। तो भारत के लिहाज से एक संप्रभु देश है तो दूसरे देश की संप्रभुता का सम्मान करता है, तो निश्चित तौर पर उसका इससे कोई लेना देना हमारा नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि इससे अब ये उम्मीद की जा सकती है कि जो भी नई सरकार आएगी वो भारत के साथ अपने राजनयिक संबंधों को नए सिरे से नापतोल करेगी, नए सिरे से उनको तय करने का काम करेगी। हो सकता है कि जो भारत और कनाडा के जो पुराने ऐतिहासिक संबंध हैं वो एक बार जल्दी फिर ठीक हो जाए। बिल्कुल सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए, इस अपडेट के लिए। कुल मिलाकर ट्रूडो के वक्त में ऐसी तमाम भारत विरोधी ताकतों को कनाडा में बढ़ावा मिला जो भारत के खिलाफ काम कर रही थी कनाडा में बैठकर। तमाम खालिस्तानी, तमाम आतंकी वहाँ पर पनप रहे थे, जिनका असर भारत में उनके हमलों के जरिए देखा जा रहा था। तो इनडायरेक्टली सही, लेकिन जस्टिन ट्रूडो के जाने से भारत के कूटनीतिक हलकों में ज़रूर राहत को महसूस किया होगा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों की खबर जारी है, तुरंत लौट के आता हूँ, बने रहिए। खबरों की खबर देख रहे हैं आप। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया है। लगातार इस्तीफे की अटकलें लगाई जा रही थी, एक अल्पसंख्यक सरकार को वो चला रहे थे। अब खबर ये कंफर्म हो गई है, जस्टिन ट्रूडो ने खुद ही औपचारिक तौर पर यह कहा है, ऐलान कर दिया है कि वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। उनकी पार्टी के सांसदों का लगातार उन पर दबाव था कि वो माइनॉरिटी सरकार क्यों चला रहे हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए। जो पार्टियां बाहर से समर्थन दे रही थी वो अपना समर्थन पहले ही विड्रॉ कर चुकी थी। बड़े मंत्रियों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया था उनकी कैबिनेट के, उसके बावजूद भी जस्टिन ट्रूडो अपनी कुर्सी पर जमे थे। लेकिन आखिरकार इस नए साल में 2025 में जस्टिन ट्रूडो को इस्तीफा देना पड़ा है। अपना उत्तराधिकारी चुने जाने तक ट्रूडो प्रधानमंत्री के पद पर फिलहाल बने रहेंगे। लिबरल पार्टी के सांसदों को कई महीनों से उन पर पद छोड़ने का दबाव बना हुआ था। आखिरकार ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया है। भारत विरोधी एजेंडा चला रहे थे जस्टिन ट्रूडो और आखिरकार उसका खामियाजा अब उनको उठाना पड़ा है। तो आज खबरों की खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। शुभ रात्रि।